Hello everyone, welcome to my YouTube channel Make Me Genius in Commerce. सो स्टूडेंट्स, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने स्टडी किया था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। अब इस वीडियो में हम एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में स्टडी करेंगे। ये टॉपिक भी मैं आपको सेम बुक फ्रॉम कल्याणी पब्लिशर से ही करवा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ यूजफुल इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट. A good system of accounting is a storehouse of valuable information according to Welch's and Anthony. कहते हैं एक अच्छा सिस्टम जो अकाउंटिंग का क्या होता है कि वो स्टोर हाउस है एक इन्फॉर्मेशन का। मतलब कि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। मतलब अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। तो एक क्या हुआ, एक स्टोर घर है हमारा, ठीक है। सो इसके आगे एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी. ह्यूमन मेमोरी हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी टू स्टोर द एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन माइंड. ह्यूमन मेमोरी की एक लिमिटेड कैपेसिटी है कि स्टोर कर सके इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन को अपने माइंड में। इतनी मेमोरी तो नहीं होती ना ह्यूमन की कि वो इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन को अपने माइंड में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, नहीं। सो इसके लिए हमारी अकाउंटिंग हेल्प करती है। देयर फॉर द नीड अराइज टू रिकॉर्ड द एवरी ट्रांजेक्शन इन डिफरेंट बुक्स. इसीलिए तो ऐसी नीड अराइज होती है कि हर एक ट्रांजेक्शन को हम बुक्स में रिकॉर्ड करके रखते हैं। उसमें अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है अच्छी तरह से, सिस्टमेटिक से, और एक परमानेंट रिकॉर्ड रखने के लिए बिजनेस का, जो हमें मिलता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, विच में बी रेफर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। सो क्या मतलब हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी का? मतलब एक एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। सो इसका क्या मतलब हुआ कि इसने एक मेमोरी की प्लेस ले ली है। अकाउंटिंग ने एक मेमोरी की प्लेस ले ली है, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड एडवांटेज ये है कि हेल्पफुल इन टैक्स असेसमेंट, कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस द बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू पे द इनकम टैक्स. क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे बिज़नेस को इनकम टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब ड्यूटीज़ जो भी टैक्स होते हैं गवर्नमेंट को देने होते हैं कुछ केसेस में. द फिक्सेशन ऑफ द लायबिलिटी इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट बुक्स. मतलब जो भी टैक्स की फिक्सेशन होती है वो कैसे की जाती है, अकॉर्डिंग टू द अकाउंट बुक्स के अकाउंट्स की बुक्स के हिसाब से की जाती है, ठीक है। प्रोवाइडेड दीज आर प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, कहता कि जब प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होते ना बिजनेस के, द कंसर्न ऑथोरिटीज़ में डू द टैक्स असेसमेंट अकॉर्डिंग टू देयर ऑन जजमेंट. सो क्या है कि जब प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होते बिजनेस के, जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, वो क्या है, कैसे टैक्स असेसमेंट करती है, अकॉर्डिंग टू देयर अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग से. और अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग से कैसे करेगी? अब वो अकाउंटिंग के हिसाब से करेंगी ना, जब हमें अकाउंटिंग तो टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता ही है। सो उसके हिसाब से वो क्या है, जब कई बार रिकॉर्ड नहीं भी होता ना बिजनेस का, तो भी टैक्स अथॉरिटीज़ टैक्स को असेसमेंट कर देती है अकॉर्डिंग टू देयर ऑन जजमेंट, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट आ गया प्रिवेंट फ्रॉड्स. थर्ड एडवांटेज क्या है, प्रिवेंट फ्रॉड. मतलब जो भी धोखाधड़ी होती है उससे हमें अकाउंटिंग बचाता है. कैसे? कहते द मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर अकाउंट बुक्स प्रिवेंट इरेगुलर misappropriation, fraud, etc., error, etc. The maintenance of the proper account books, कहते हैं अच्छा एक अकाउंट बुक बनाना हमें बचाता है फ्रॉम कोई भी misappropriation हो जाए, फ्रॉड से, और या कोई भी एरर हो, एक्सेट्रा. कोई भी धोखा या कोई भी एरर आ गया या कोई भी misappropriation हो गई, ठीक है, उससे हमें बचाता है अकाउंटिंग. कहते हैं डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय, जो ऑनेस्ट नहीं होता एम्प्लॉय, will hardly get opportunity to commit the fraud in respect of cash, goods, etc. कहते जो डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय है, ऑनेस्ट नहीं है अपने वर्क में, उसको तो अपॉर्चुनिटी होती है ना कि वो कैश को इधर उधर भी कर सकता है, गुड्स को भी इधर उधर कर सकता है, ठीक है। कहते हैं अगर तो इफ़ द बुक्स आर सिस्टमेटिकली मेंटेन, कहते हैं अगर तो बुक्स अच्छी तरह मेंटेन की होती है ना, सो if at all some error, fraud, etc. have taken place, the possibility of detection if वेरी हाई. कहते अगर उसमें कोई एरर, अगर तो अच्छी तरह से बुक्स मेंटेन है ना, तो अगर उसमें कोई एरर या फ्रॉड या कोई भी धोखाधड़ी हुई है या कोई भी एरर आया है, कुछ भी हुआ है, तो वो तो अब हमें पता लग ही जाता है अकॉर्डिंग फ्रॉम अकाउंटिंग
ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ द डिटेक्शन इज़ वेरी हाई। सो इससे क्या होता है कि हमें डिटेक्शन उसके बारे में पता लग जाता है कि कहाँ पे एरर आया और कहाँ पे फ्रॉड हुआ है, ठीक है। व्हेन प्रॉपर बुक्स आर केप्ट, लेकिन कब, जब अच्छी तरह से बुक्स बनी हो, ठीक है। सो ये था हमारा थर्ड एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज़ प्रिवेंट फ्रॉड, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आ गया बिजनेस वैल्यूएशन। कहते हैं इफ़ अ रनिंग बिजनेस इज़ टू बी सोल्ड और परचेज, अगर आपने चलता बिजनेस कोई भी बेचना है या उसको परचेज करना है, सो इट इज़ असेंशियल टू असरटेन द वैल्यू। तो ये तो है ना, अगर हम जब भी हम कभी कोई भी बिज़नेस परचेज कर रहे हैं या कोई भी सोल्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हमें वैल्यू बिज़नेस की पता होनी चाहिए ना कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू है कितनी। सो अकाउंटिंग इसमें भी उसकी हेल्प करता है इन कैलकुलेशन ऑफ दिस अमाउंट। सो इसमें भी हेल्प करता है अकाउंटिंग। सो ये था फोर्थ एडवांटेज। देन फिफ्थ इज़ हेल्प इन डेट कलेक्शन। अकाउंटिंग हमारे किस में हेल्प करता है, डेट को कलेक्ट करने में। कहते हैं व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब भी गुड्स उधार पे बिकती है, द अकाउंट ऑफ द कस्टमर इज़ ओपन इन द बुक्स। कहते हैं जब भी कोई भी गुड्स हम किसी भी पर्सन को उधार पे बेचते हैं, द अकाउंट ऑफ द कस्टमर जो भी होता है वो ओपन हम खोलते हैं अपनी बुक्स में। प्रॉपर रिकॉर्डिंग हेल्प्स टू नो हाउ मच, कहते हैं अगर प्रॉपर रिकॉर्डिंग की हो सो उससे हमें पता लग जाता है कि हाउ मच गुड्स हैज़ बिन सोल्ड ऑन क्रेडिट, कि कितनी गुड्स आपने सोल्ड की है उधार पे, तो कितने कस्टमर्स को आपने उधार पे सामान बेचा है। हाउ मच इज़ द कैश रिसीव फ्रॉम दैम, कितना हमने उनसे कैश रिसीव करना है, कितना हमने उनसे कैश लेना है, ठीक है। फाइनली हाउ मच इज़ ड्यू फ्रॉम दैम, कितना उनसे ड्यू करना है। अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इनेबल टू स्टैंड द पीरियड अकाउंट स्टेटमेंट टू द कस्टमर हु आर द डेटर। कहते हैं एक अच्छा सिस्टम अगर आपने रिकॉर्ड किया है, सो वो हमें हेल्प करता है टू सेंड द पीरियड अकाउंट स्टेटमेंट टू द कस्टमर्स। तो हम कस्टमर्स को प्रॉपर स्टेटमेंट भेज सकते हैं ना, हु आर द डेटर्स ऑफ द बिजनेस, जो भी डेटर्स हैं हमारे बिजनेस के, मतलब देनदार हैं जो भी हमारे बिजनेस के, ठीक है, उनको हम भेज सकते हैं अपना प्रॉपर रिकॉर्ड। कहते हैं रिमाइंडर पेमेंट भी हम मे बी ऑल्सो भी सेंड टू द डिफॉल्टर, हम रिमाइंडर पेमेंट भी सेंड कर सकते हैं। और मे ऑल्सो भी सेंड टू द डिफॉल्टर हु आर इरेगुलर, जो इरेगुलर होते हैं इन मेकिंग द पेमेंट देयर डेट्स। ओके, सो ये है ना कि मतलब जो भी हमारा डेट है उधार पे, जो भी हमने किसको कितना माल उधार पे दिया है, कितना उससे कैश लेना है, सो ये सब हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी अकाउंटिंग की बुक्स में। सो ये इससे हमें क्या हेल्प, इतनी ज़्यादा हम अपने माइंड में तो रख नहीं सकते कि किससे हमने कितना उधार लिया था, किससे कितना। सो ये हेल्प करता है हमारी कि किससे हमने कितना उधार लिया, किससे हमने कितना कैश लेना है, ठीक है, किसको कितना देना है या लेना है, ये सब कुछ हमें अकाउंटिंग बताता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज प्लान। एक अच्छा मैनेजमेंट हमेशा प्लान करता है फॉर द फ्यूचर टारगेट, व्हाट विल बी प्लान फॉर प्रोडक्शन। पर कहते हैं एक अच्छा मैनेजर हमेशा ध्यान करता है कि हमने क्या फ्यूचर में करना है, फॉर द फ्यूचर टारगेट के लिए हमेशा रेडी होता है। व्हाट विल बी कि कितना हम फ्यूचर में प्रोडक्शन करने करेंगे, कितनी परचेज करेंगे, कितनी सेल करेंगे, मार्केटिंग क्या होगी गुड्स की, कितना सामान कितनी ये गुड्स मार्केटिंग में बिकेगी या नहीं, एडवर्टाइजमेंट, एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, फंड्स एक्सेट्रा। सो इसके बारे में एक अच्छा मैनेजमेंट फ्यूचर के बारे में पहले ही सोचता है। इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड दिस हैज़ टू बी प्लान्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। कहते हैं अगर ये भी हमें अच्छी तरह से पता तो नहीं लगेगा ना अगर हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं रखे होंगे। अगर हमें पता होगा कि हमारी पिछली रिपोर्ट्स क्या थी, उसी हिसाब से हम नेक्स्ट रिपोर्ट्स को देख सकेंगे। सो इसमें भी हमारी अकाउंटिंग हेल्प करता है। विदाउट एडुकेट अकाउंटिंग डाटा is not possible to make the effective planning, so it's not possible to make the effective planning। so हम अच्छी तरह से प्लानिंग भी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद 7 पॉइंट्स, फंड्स राइजिंग बिकम ईजी। फंड्स को राइजिंग बिकम ईजी हो जाते हैं। कहते क्या है कि ट्रू एंड द fair depiction of the state of affairs of the business helps the creditor to examine the books of business। कहते हैं एक ट्रू एंड फेयर डिपिक्शन होता है जो भी स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द बिजनेस हेल्प करता है। ट्रू पोजीशंस जो भी हमारी स्टेट ऑफ अफेयर है वो हमारी हेल्प करता है क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स मतलब जो भी हमारे लेनदार हैं जिन्होंने हमसे पैसे लेने हैं, जिन्होंने उधार पे सामान दिया था, उन्होंने अभी पैसे लेने हैं, लेनदार हैं। तो एग्जामिन द बुक्स ऑफ बिजनेस, उसको अपनी बिजनेस के बारे में पता लग जाता है। इफ़ दे आर, कहते हैं अगर तो वो स्टेट ऑफ अफेयर अपनी जो भी बुक्स है उससे अगर तो वो सेटिस्फाई हैं अपनी अकाउंटिंग बुक से, इफ़ दे आर सेटिस्फाई विद द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस, कि हाँ उनका बिजनेस साउंड है, सो दे में सैंक्शन मोर लोन। सो तो वो
तो वो सेंक्शन करते हैं मोर लोन फॉर द फ्यूचर नीड्स, फिर तो वो और लोन भी सेंक्शन करते हैं फ्यूचर नीड्स के लिए, ठीक है। सो ये आ गया ना कि 7 पॉइंट्स की, इसमें हम फंड्स राइजिंग बिकम ईजी, कि फंड्स जो भी है वो राइज होते हैं बिकम्स ईजी हो गए हैं, कैसे, थ्रू अकाउंटिंग। ओके, देन नेक्स्ट आ गया कि एविडेंस इन द कोर्ट, कि हम अकाउंटिंग को एक कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट, सब्सटेंटिएट द क्लेम ऑफ द बिजनेस, ठीक है। सब्सटेंटिएट का मतलब होता है कि प्रूव, इसको हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, इन द कोर्ट। कहते हैं सिंस एवरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स सपोर्टेड बाय सम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सच एज, कहते कैसे, जैसे मेमो हो गया, वाउचर हो गए, बिल हो गए, रिसीप्ट्स हो गए, एक्सेट्रा, दैट इज़ वाई कोर्ट एक्सेप्ट द अकाउंट बुक्स एज एन एविडेंस। तो इसको हम एविडेंस की तरह कोर्ट में पेश कर सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं कि हम अकाउंटिंग को रिकॉर्ड्स को एक क्या है, एक एविडेंस है जिसको हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं। दैन 9th पॉइंट आ गया कंपैरिजन, द रिजल्ट डिस्क्लोज बाय द फाइनेंशियल बुक्स में बी कंपेयर्ड विद द रिजल्ट्स ऑफ अनदर बिजनेस, जो भी रिजल्ट्स हमारी बिजनेस का आता है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं बाकी बिजनेस के साथ, कि हमारा उनके साथ का कंपेयर चल रहा है। सिमिलरली रिजल्ट ऑफ द, उसी तरह हम जो भी हमारा पिछले साल रिजल्ट आया था उसको हम इस साल के रिजल्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं विद रिजल्ट्स ऑफ नेक्स्ट ईयर। द कंपैरिजन, इससे हमें क्या होता है कि हमें पता लगता है कि हमारी बिजनेस में क्या वीकनेस और कितनी हमने ऊंचाइयाँ, हमारे बिजनेस में ऊंचाई हुई है, स्ट्रेंथ हुई है। द कंपैरिजन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। आ गया ना कि वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में हमें पता लग जाता है। सो ये था हमारा कंपैरिजन। देन 10th आ गया कि असेंटेनमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, इससे हमें पता लग जाता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस हो रहा है। द प्रॉफिट अर्नड और लॉस सफर्ड by the business can be calculated if the profit earned or loss suffer by the business can be calculated। हमें पता लग जाता है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है बिजनेस में। इफ़ द सिस्टमेटिक बुक्स ऑफ अ बिजनेस आर मेंटेन, अगर तो अच्छी बुक्स बनी है, मेंटेन है, evaluating the performance of the business from profitability point of view gives the visual information to the users of financial statement। कहते हैं इफ़ सिस्टमेटिक बुक्स ऑफ बिजनेस आर मेंटेन, अगर अच्छी बुक्स बिजनेस की बनी हो तो हमें पता लग जाता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। evaluating the performance of the business from profitability point of view give the visual इन्फॉर्मेशन टू द, एक यूज़र्स को अच्छी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, जो भी हमारे इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं उनको भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। दैन सेक्शन, सो 11th पॉइंट क्या है, असरटेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज असरटेन, हमें कैसे पता लगती है, बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, जब हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, उसको बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इन द बैलेंस शीट द एसेट्स विच ओन्स, जो हमारे पास होते हैं उनको हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, और द लायबिलिटीज़ जिसको हम रिटर्न करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। द कंपैरिजन बिटवीन द एसेट्स, क्या उन दोनों में कंपैरिजन है, वो हमें क्या बताता है, सॉल्वेंसी पोजीशन बताता है हमारे बिजनेस की, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि बैलेंस शीट कैसी होती है। सो ये होती है हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। जो लायबिलिटीज़ होती हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, और जो एसेट्स होते हैं उनको हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। एसेट्स जैसे मशीनरी, फर्नीचर, कैश एक्सेट्रा, बिल्स पेबल, रिजर्व्स एक्सेट्रा, ठीक है। इन दोनों का या जो भी टोटल आता है उनको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्या होता है, कैसे पता लगता है कि हमारी जो पोजीशन है वो साउंड है, बिजनेस की जो हमारी पोजीशन है वो साउंड है, वो हमें कैसे पता लगता है, ये देखो, जब भी हमारी एसेट्स ज़्यादा होती है ना लायबिलिटी से, जब भी हमारी एसेट्स ज़्यादा होंगी लायबिलिटी से, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो बिजनेस है वो क्या है, सॉल्वेंट है, मतलब साउंड है, ठीक है। जब भी हमारी लायबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी एसेट से, सो इट मीन्स कि हमारा बिजनेस इंसॉल्वेंट है, ठीक है, कि हमारा दिवालिया निकल गया है हमारे बिजनेस का, ठीक है। सो ये देख लो, एसेट्स जब ज़्यादा होंगे मतलब कि सॉल्वेंट है हमारा बिजनेस, जब लायबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी मतलब कि इंसॉल्वेंट है। सो ये होती है हमारी बैलेंस शीट, जहाँ पे हम लायबिलिटी साइड में अपने लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपने लायबिलिटीज़ लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे हम अपने एसेट्स लिखते हैं। ऐसे हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है।
सो बैलेंस शीट से हमें क्या पता लगता है कि एक्चुअल में हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है बिजनेस की, क्या हमारा बिजनेस सॉल्वेंट है, क्या हमारा बिजनेस इनसॉल्वेंट है। ठीक है, सो ये था हमारा 11th पॉइंट। ठीक है, सो ये है हमारा लास्ट पॉइंट, हेल्पफुल एट द टाइम insolvency. A person is called insolvent when his assets are insufficient to pay his liability. कहते हैं अ पर्सन एक इंसॉल्वेंट होता है जब उसके पास इतने एसेट्स नहीं होते अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने में। जैसे कि अभी मैंने आपको बैलेंस शीट में बताया कि अ पर्सन मतलब कि इंसॉल्वेंट जब तब होता है हमारा बिजनेस जब हमारी जो एसेट्स हैं, सॉरी, जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं एसेट्स थे। ठीक है, सो क्या है कि इंसॉल्वेंट का क्या मतलब होता है। सबसे पहले इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि अ पर्सन या फिर कोई भी पर्सन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब इंसॉल्वेंट कहलाती है जब उसके पास इतनी मनी नहीं होती कि वो अपने डेट्स को पे कर सके, अपनी लाइबिलिटीज़ को पे कर सके, तो उसको हम कहते हैं कि इंसॉल्वेंट हो गया, कि उसका दिवालिया निकल गया है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी, जब इंसॉल्वेंसी होती है तब वन हैज़ टू गिव द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, एक किसी को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देनी होती है टू द ऑफिशियल रिसीवर। ऑफिशियल रिसीवर मतलब गवर्नमेंट का रिसीवर। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर। ठीक है, सरकारी रिसीवर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वन हैज़ टू गिव द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है ना कि हाँ जी भी ਤੁਹਾਡਾ इंसॉल्वेंट कितना निकलिया। ठीक है, सो तब हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी होती है टू ऑफिशियल रिसीवर को। ठीक है, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विल रिवील द, अगर आपने अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं सो हम अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बता सकते हैं। प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विल रिवील द लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड हम अपनी जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं या कोई भी हमारे एसेट्स होते हैं उनको रिवील कर देता है, बता देता है। एंड द इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर ईजिली, और जो भी हमारा इंसॉल्वेंसी अकाउंट होता है, दिवालिया का अकाउंट होता है, वो भी ईजिली बन जाता है। सो इसका मतलब ये हुआ ना कि जब हमारा बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है, जब हमारे बिजनेस का दिवालिया निकल जाता है, तब भी हमारे बिजनेस में अकाउंटिंग बहुत हेल्प करता है। हमारे बताता है कि हमारी एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, फाइनेंशियल पोजीशंस क्या हैं। ठीक है, सो इसका मतलब यही मतलब हुआ कि इंसॉल्वेंट के टाइम भी अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या थे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, सो इफ़ यू स्टूडेंट्स लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।